गायत्री महाविद्यालय सांचौर की आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट का टॉपिक। आज का टॉपिक है पक्सिनिया के अंतर्गत पाए जाने वाला रिप्रोडक्शंस अर्थात पक्सिनिया में जनन का सेकंड पार्ट है। इस भाग के अंतर्गत हम बेसिडियो स्पोर, पिक्निडियो स्पोर और एसिडियो स्पोर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले पक्सिनिया के जनन भाग नंबर 1 में टेलिटोस्पोर तथा यूरिडोस्पोर के बारे में पढ़ा था। हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि यूरिडोस्पोर प्राथमिक परपोषी अर्थात गेहूं की पर्ण में विकसित होते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम जब मीजोफिल में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और उस समय यदि अर्ली समर कंडीशन है तो पक्सिनिया यूरिडोस्पोर का निर्माण करता है। लेकिन वातावरण में जैसे जैसे ताप की वृद्धि होती है अर्थात लेट समर सीजन आता है, उस स्थिति में सेकेंडरी माइसीलियम से यूरिडोस्पोर के स्थान पर टेलिटोस्पोर बनते हैं। यूरिडोस्पोर एक कोशिकीय द्विकेंद्रिकीय बीजाणु होता है, जबकि टेलिटोस्पोर द्विकोशिकीय द्विकेंद्रिकीय होता है। प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दोनों अगुणित केंद्रक संलयन द्वारा एकल द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। टेलिटोस्पोर पुनः गेहूं की पर्ण को संक्रमित नहीं कर सकता है, बल्कि वो वातावरण में मुक्त होने के पश्चात मृदा में लंबे समय तक पड़ा रहता है। बीजाणु की इस अवस्था को प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर वही टेलिटोस्पोर बेसिडियो बीजाणु का निर्माण करते हैं। तो हम आज इस क्लास में टेलिटोस्पोर से बेसिडियो बीजाणु कैसे बनते हैं और वो बेसिडियो बीजाणु कौन से पादप को संक्रमित करके कौन से स्पोर बनाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेलिटोस्पोर जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, मृदा में एक लंबे समय तक प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और जैसी ही अनुकूल परिस्थिति आती है अर्थात स्प्रिंग सीजन आती है, उस समय वो अंकुरित होकर के बेसिडियो स्पोर का निर्माण करते हैं। अब ये बेसिडियो स्पोर बनेंगे कैसे, विकसित कैसे होंगे? तो ये एक द्विगुणित द्विकेंद्रिकीय बेसिडियो स्पोर है, टेलिटोस्पोर है। इस टेलिटोस्पोर जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है, इसमें एक जनन छिद्र ऊपरी भाग में पाया जाता है, दूसरा जनन छिद्र दूसरी कोशिका पाया जाता है। तो इन जनन छिद्रों से एक एक नलिका निकलती है, जिसको हम जनन नलिका कहते हैं। द्विगुणित केंद्रक इस जनन नलिका में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद में
इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से कुल 4 केंद्रक बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की इसमें भी कितने बनेंगे? 4 केंद्रक बनेंगे। 4 केंद्रक निर्मित होने के बाद प्रत्येक इस जनन नली का, जिसको हम बेसिडियम कहेंगे, बेसिडियम से 4 उभारनुमा संरचना विकसित होती है। कितनी बनेगी? 4। इन चारों उभारनुमा संरचना को हम बेसिडियो स्पोर की प्रारंभिक स्थिति कहते हैं। इसके बाद में ये जो केंद्रक है जो बेसिडियम में था वो इस स्पोर के अंतर्गत ट्रांसफर हो जाता है। इसके फलस्वरूप एक एकल केंद्रक युक्त एक कोशिका का निर्माण होता है और इसी कोशिका को हम बेसिडियो स्पोर नाम देते हैं। तो बेसिडियो स्पोर मृदा के अंतर्गत विकसित होंगे और विकसित होने के बाद में ये अल्टरनेट होस्ट को संक्रमित करता है। सामान्य तौर पर कब विकसित होगा? स्प्रिंग सीजन के अंदर। किससे बनेंगे? टेलिटोस्पोर से, जैसे कि जनन नलिका बनती है। और इस जनन नलिका को हम क्या नाम देंगे? प्रोमाइसीलियम कहेंगे या फिर एपीमाइसीलियम कहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर प्रोमाइसीलियम से एक समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 केंद्रक बनेंगे। उसमें से 2 केंद्रक होंगे प्लस स्ट्रैंड के होंगे, 2 होंगे वो माइनस स्ट्रैंड के होंगे। तो ये 4 बेसिडियो स्पोर बनेंगे। केंद्रक की प्रवृत्ति के अनुसार ही 2 बेसिडियो स्पोर पॉजिटिव स्ट्रैंड के होंगे, प्लस प्रभेद के होंगे, और 2 होते हैं वो नेगेटिव स्ट्रैंड के होंगे, अर्थात नेगेटिव या ऋण प्रभेद के होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड है क्या? तो इन बीजाणुओं की बाह्य संरचना अर्थात मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन इनकी उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है वो चेंजेज होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज होता है। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होने के कारण ये प्लस के होते हैं, माइनस के होते हैं। जो प्लस प्रभेद के स्पोर होंगे वो सामान्यतः माइनस प्रभेद के स्पोर से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनमें उपापचयी क्रिया अधिक तीव्रता से चलती है, जबकि नेगेटिव में इस प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती। ये जो कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, उन्हीं पॉइंट को रिटर्न रूप में लिखा हुआ है। इससे निर्मित होने वाले टेलिटोस्पोर से निर्मित होने वाले 4 बेसिडियो स्पोर होते हैं वो 2 प्लस के हुए, 2 माइनस के हुए। बेसिडियो स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट एकल केंद्रीय होगा, यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय होता है। और ये केवल और केवल कौन सी कोशिकाओं पर, कौन से परपोषी पर जर्मिनेट हो सकते हैं? जर्मिनेट का मतलब अंकुरित किस पे हो सकता है? ओनली ऑन दी लीव्स ऑफ अल्टरनेट होस्ट। कौन सा अल्टरनेट होस्ट है पक्सिनिया का? बारबेरी। तो बारबेरी लीफ के अतिरिक्त बेसिडियो स्पोर न तो मृदा में अंकुरित होते और न ही गेहूं की पर्ण को संक्रमित कर सकते हैं। यदि इस स्थिति में बारबेरी का प्लांट बेसिडियो स्पोर को अवेलेबल नहीं होता है, उस स्थिति में इसका अंकुरण नहीं होने से पक्सिनिया का जीवन चक्र रुक जाता है। तो हम इसको यदि पॉजिटिव रूप में लें कि गेहूं की फसल बोए, उसके बाद में बारबेरी की बोए, दोनों अल्टरनेट हैं, तो पक्सिनिया का जीवन चक्र लगातार चलता रहेगा, क्योंकि उसको 2 होस्ट मिलते रहेंगे। यदि गेहूं की फसल के बाद में उस स्थान पर हम दूसरी फसल बोए या उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें, उस खेत पर, उस ज़मीन पर किसी भी प्रकार की फसल का उत्पादन नहीं करें, तो पक्सिनिया की लाइफ साइकिल रुक जाती है। बेसिडियो स्पोर बारबेरी लीफ पर पहुंच करके, ये स्पोर है, पहुंच गया
पहुंच जाने के बाद में वहाँ पर भी अंकुरण होगा तो एक जनन नलिका का निर्माण होगा। ये जनन नलिका स्टोमेटा के द्वारा मेसोफिल कोशिका अर्थात कॉर्टेक्स में प्रवेशित होता है और प्रवेशित होकर के फिर एक माइसीलियम का निर्माण करेगा जो प्राइमरी माइसीलियम होगा और उस माइसीलियम से जो नए स्पोर बनेंगे उनको नाम देंगे पिक्निडियोस्पोर। पक्सिनिया की जीवन चक्र की वह प्रावस्था, वह स्टेज जिसमें पिक्निडियोस्पोर का निर्माण होता है, पिक्निडियोस्पोर स्टेज या पिक्निडियल स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? केवल बारबेरी प्लांट, जो के प्लांट किससे विकसित होते हैं? बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेट होने से बारबेरी की लीफ पर एक मोनोकैरियोटिक माइसीलियम विकसित होता है और ये माइसीलियम कहाँ पे होगा? क्योंकि स्टोमेटा से जर्म ट्यूब मेसोफिल सेल में प्रवेशित होती है। मेसोफिल सेल्स के मध्य पाए जाने वाले इंटरसेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय अवकाश में उस जनन नलिका से एक केंद्र की मोनोकैरियोटिक माइसीलियम विकसित होगा और वो माइसीलियम संघनित होने के बाद में स्पोर का निर्माण करेगा। तो वो माइसीलियम पर्ण में कौन सी जगह? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मेसोफिल सेल्स के अंतर्गत पाया जाता है। ये माइसीलियम क्या करेगा? सबसे पहले एक फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और इस फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? पिक्निडियम या स्पोर्मोगोनियम। इसमें इस प्रकार की एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस पर ये एक फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर जो कि पूर्ण रूप से माइसीलियम से निर्मित होती है, कवकजाल से निर्मित होती है, पिक्निडियम कहलाती है। ये पिक्निडियम opens on the outer surface of the leaf by a minute pore called ostiole. पिक्निडियम अपर एपिडर्मिस के विघटित होने से आउटर सरफेस पर खुलता है। किसके द्वारा? एक छोटे से छिद्र के द्वारा और इस छिद्र को क्या नाम देते हैं? ऑस्टियोल। ऑस्टियोल स्टीराइल हेयर के समान, बंदीय तंतुओं के समान, जिसे हम पैराफाइसिस कहते हैं, के द्वारा घिरा हुआ होता है। पिक्निडियम के निचली सतह पर यूनिन्यूक्लियट हाइपी, जिसे हम स्पर्मेटोफोर कहते हैं, विकसित होते हैं और इस स्पर्मेटोफोर से पिक्निडियोस्पोर का निर्माण होता है। पिक्निडियोस्पोर भी प्लस प्रकार के या माइनस प्रकार के होते हैं। पिक्निडियोस्पोर का निर्माण मुख्य रूप से लॉन्ग हाइपी पे होता है। इन हाइपी को हम नाम क्या देते हैं? रिसेप्टिव हाइपी या फ्लेक्सस। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। जब हम पिक्निडियम का डायग्रामेटिक रूप से निरूपण करें तो कैसा होगा कि ये एक प्रकार का एपिडर्मिस सेल्स है। ये एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस के नीचे इस प्रकार की फ्लास्क नुमा संरचना पाई जाती है। ये फ्लास्क नुमा संरचना पूर्ण रूप से कवक तंतुओं से निर्मित होती है। ये कवक तंतु मोनोकैरियोटिक होते हैं। अब इन कवक तंतुओं से क्या होगा? दो प्रकार के तंतु विकसित होते हैं। एक लंबे तंतु होते हैं, इनको फ्लेक्सस या रिसेप्टर हाइपी कहते हैं,
और सेकंड नंबर के तंतु छोटे होते हैं, इनको स्पर्मेटोफोर कहते हैं। स्पर्मेटोफोर के शीर्ष भाग से स्पोर विकसित होते हैं जो एक केंद्रीय होते हैं। इन एक केंद्रीय स्पर्मेटोफोर को, एक केंद्रीय सेल्स को पिक्निडियोस्पोर या स्पर्मेशिया नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? स्पर्मेशिया। ये स्पोर अब जल बूंद के द्वारा या द्रवीय बूंद के द्वारा फ्लक्सस या रिसेप्टर तंतु पर स्थानांतरित हो जाता है। रिसेप्टर तंतु या ग्राही कवक तंतु। तो ये इस प्रकार का एक रिसेप्टिव हाइपी है। इस हाइपी के शीर्ष भाग पर पिक्निडियोस्पोर स्थानांतरित हो जाता है। सामान्यतः पिक्निडियोस्पोर उसी पिक्निडियम में स्थित ग्राही तंतु पर स्थानांतरित होते हैं कीटों के द्वारा। जब कोई कीट इस सतह पर बैठेगा तो पिक्निडियोस्पोर कीट की सतह पर स्थानांतरित हो जाता है, चिपक जाता है उस पर। क्यों? क्योंकि वो द्रवीय बूंदी से घिरा हुआ होता है, चिपचिपे पदार्थ से घिरा हुआ होता है। और जैसे ही कीट लीफ से बाहर निकलेगा तो रिसेप्टर तंतु जो लंबे होते हैं वो उस कीट की बाह्य सतह से घर्षण करते हैं। घर्षण करने के कारण स्पोर रिसेप्टिव हाइपी पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो फ्लेक्सेसस या रिसेप्टिव हाइपी और पिक्निडियोस्पोर एक स्टैंड के होते हैं क्योंकि वो दोनों ही एक सिंगल बेसिडियोस्पोर से निर्मित होते हैं। यदि पॉजिटिव स्ट्रैंड से माइसिलियम का निर्माण हुआ है तो फ्लेक्सेसस हाइपी और पिक्निडियोस्पोर दोनों पॉजिटिव प्रकार के होंगे, अन्यथा नेगेटिव प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जब पिक्निडियोस्पोर लिबरेट हो जाते हैं हवा के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, और फिर किसी हाइपी पर स्थानांतरित होते हैं, कौन से हाइपी पर? रिसेप्टिव हाइपी पर। तो सामान्यतः स्थानांतरित होने वाला स्पोर और हाइपी, फ्लेक्सेसस हाइपी, अपोजिट स्ट्रैंड के होते हैं। पॉजिटिव पिक्निडियोस्पोर नेगेटिव फ्लेक्सेसस हाइपी पर स्थानांतरित होता है, ग्राही तंतु पर स्थानांतरित होता है। और यदि वो नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव पे होगा। इस प्रकार के बीजाणुओं का ट्रांसफर कौन करता है? कीट करता है। जब वो दोनों, कौन दोनों? ग्राही तंतु के शीर्ष भाग से जो स्पोर चिपका हुआ है, इन दोनों की ओपेनिस्ट भित्ति विलीन हो जाती है और विलीन होने से एक आलेर का निर्माण हो जाता है, एक मार्ग का निर्माण हो जाता है। इस मार्ग से स्पोर में उपस्थित केंद्रक ग्राही तंतु में ट्रांसफर हो जाता है। किस में ट्रांसफर होगा? ग्राही तंतु में। तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्मेशियम विथ द फ्लेक्सस हाइपी wall are dissolved, then the transferred from spermaceum to flexus hyphae. The two nuclei of opposite strand remain together forming dikaryon stage. Then the process is known as spermatization or dikaryotization. एक कवक तंतु में दोनों केंद्रक आने के कारण, और उस दोनों केंद्रक होंगे कौन से प्रकार के? क्योंकि स्पोर
नेगेटिव प्रभेद का था, फ्लक्सस तंतु पॉजिटिव प्रकार का था। इसीलिए केंद्रक स्थानांतरित होने के पश्चात एक नेगेटिव केंद्रक होगा, दूसरा पॉजिटिव प्रकार का केंद्रक होता है। दो केंद्रीय अवस्था बनने की इस क्रिया को हम द्विकेंद्रीय भवन कहते हैं। द्विकेंद्रीय भवन के पश्चात बनने वाला द्विकेंद्रीय कवक तंतु बारबेरी लीफ की निचली एपिडर्मिस की ओर स्थानांतरित होकर द्विकेंद्रीय माइसीलियम का निर्माण करता है और वो द्विकेंद्रीय माइसीलियम फिर द्विकेंद्रीय स्पोर का निर्माण करेगा। उस स्पोर को कहेंगे हम एसिडियो स्पोर। तो द्विकेंद्रीय कवक तंतु से नए जो स्पोर बनेगा उसको नाम देते हैं एसिडियो स्पोर। कल हम डिस्कस करेंगे कि पक्सिनिया के जीवन चक्र की अंतिम अवस्था में किस प्रकार से एसिडियो स्पोर का निर्माण होता है और वो एसिडियो स्पोर वापस किस प्रकार से गेहूं की पर्ण को संक्रमित करता है। इसके साथ इन पांचों प्रवस्थाओं को सम्मिलित करके हम इसके डायग्रामेटिक रूप से जीवन चक्र को पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार।